उनके खिलाफ तगड़ा नैरेटिव चल रहा है। धुआंधार तरक्की के बाद उनका पॉलिटिकल और मीडिया ट्रायल चल रहा का झंडा कांड सामने चलता है कि कभी वे छात्रों के डाउट क्लियर करते रहे कौन हूं और मेरी सोच क्या है और सिफारिश की बात पर तुरंत मना। नमस्कार, जय जोहार। आशा करता हूं आप सब बने होंगे। सीधे शुरुआत करता हूं ये बताते हुए कि मेरी छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी से कोई मुलाकात नहीं है। मैं तो उनके बारे में ठीक से जानता तक नहीं था। छत्तीसगढ़ में 90 विधायक हैं, हम कितनों को जानते हैं। अगर विजय शर्मा जी डिप्टी सीएम नहीं बनते तो मैं उनके व्यक्तित्व से अनजान ही रहता। इस वीडियो में मैं जितनी भी बातें उनके बारे में या उनसे जुड़ी हुई बताऊंगा वो सब रोजाना की आम चर्चाओं से निकली है। वे चर्चाएं जो पान की दुकानों से लेकर चाय के छोटे बड़े होटलों और बसों और रेलगाड़ियों में आम लोगों के बीच होती है। मैं भी एक आम आदमी हूँ, इसलिए मेरे कान इन चर्चाओं में लगे रहते हैं। वहीं इस वीडियो में कथ्य के अलावा जो तथ्य आएंगे वे मीडिया रिपोर्ट्स और राजनीति के जानकारों से मिले हैं, जिसमें भाजपा से जुड़े जन भी शामिल हैं। आजकल जनता को बात करने के लिए कथ्य दिए जाते हैं, कहानियां फैलाई जाती है जिनमें सच और झूठ का मिश्रण होता है, जिसे पहली बार में नहीं पकड़ा जा सकता। लेकिन इन बातों में मजा खूब आता है। इन कहानियों से नैरेटिव बनता है। नैरेटिव यानी एक पूरा या अधूरा अफसाना, वो बातें जिनसे किस्से बनते हैं। किस्से सच्चे भी होते हैं और झूठे भी। आजकल नैरेटिव का मुख्य उद्देश्य जनता के बीच एक परसेप्शन बनाना है। आमतौर पर नैरेटिव किसी दल, संगठन, व्यक्ति को नाम देने या बदनाम करने के लिए बनाए जाते हैं। अगली बार आप किसी आम चर्चा में शामिल हों और कोई नैरेटिव फैलाता मिले तो उससे पूछें कि आप जो कह रहे हैं उसका क्या प्रमाण है आपके पास। आप सुनी सुनाई सुना रहे हैं जिस पर यकीन नहीं किया जा सकता। आते हैं डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी पर। उनके खिलाफ तगड़ा नैरेटिव चल रहा है और ये उन्हें भी पता है। वे पहली बार विधायक बने हैं और पहली विधायकी में ही सीधे उप मुख्यमंत्री भी बन गए। गृह मंत्रालय उनके पास है। अब इस धुआंधार तरक्की के बाद उनका पॉलिटिकल और मीडिया ट्रायल चल रहा है। मीडिया ट्रायल किसी भी उभरते नेता के लिए लिटमस टेस्ट होता है। शासन, प्रशासन और मीडिया में उनके अपरिपक्व होने पर बातें चल रही हैं। सवाल ये है कि ये बातें चल रही हैं या चलवाई जा रही हैं। उनके खिलाफ नैरेटिव राज्य में चारों ओर फैलने से इतना तो अनुमान मिलता है कि कोई बड़ा नेता या लॉबी उनके पीछे जरूर पड़ी है। राजनीति में कब कोई दोस्त और कब कोई दुश्मन बन जाए पता नहीं चलता। यह भी दिखता है कि अभी विजय शर्मा ने प्रशासन में पैठ नहीं बनाई है। किसी नेता, मंत्री, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री की निजी कार्यशैली के बारे में यदि जनता को बहुत जल्दी और बहुत आसानी से खबर हो रही है तो समझ लीजिए ये खबरें प्लांट की जा रही हैं। डिप्टी सीएम तो एक औपचारिक पद होता है। छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव इसे ज्यादा अच्छे से परिभाषित कर सकते हैं। मुख्य है गृह मंत्री का पोस्ट। शासन की भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में केंद्र हो या राज्य, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बाद सबसे बड़ा गृह मंत्री होता है। लेकिन छत्तीसगढ़ में गृह मंत्री का पद मुश्किलों से लगातार जूझते रहने का दूसरा नाम है। राज्य के पुराने गृह मंत्रियों में किसी के लिए यह पद आसान नहीं रहा। राज्य का गृह मंत्री अपने मंत्रालय में बाद में पहले नक्सल मोर्चे पर कमान संभालता है और सभी के बयान लगभग एक जैसे होते हैं। कुछ पुराने बयानों को उदाहरण में देख रहा हूं, जैसे नक्सलियों से वार्ता के लिए हम तैयार हैं, पहले उन्हें बंदूक छोड़नी होगी, शांति की पहल एक तरफा नहीं हो सकती। विजय शर्मा भी यही सब कह रहे हैं। नक्सल मोर्चे पर उनकी सफलता या असफलता से उनके लिए नकारात्मक राय कम से कम इतनी जल्दी तो कायम नहीं हो सकती। चलिए पहले विजय शर्मा जी के बारे में थोड़ा ज्यादा जानते हैं। आप अगर उनके बारे में जानने के लिए पड़ताल करने इंटरनेट पर जाएं तो सबसे पहले कवर्धा का झंडा कांड सामने आएगा, जिसके बहुत सारे आरोपियों में उनका नाम आगे आया था और जिसके बाद उन्हें 1 महीने जेल में बिताने पड़े थे। खबरों के इतर उनकी अपनी आधिकारिक वेबसाइट भी है, जिसे खोलते ही यह पंक्ति पढ़ने को मिलती है, हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। यह अटल जी की एक कविता की शीर्ष पंक्ति है।
बताया जाता है कि विजय शर्मा अटल जी से ही प्रभावित होकर सन 2000 में राजनीति में पूरी तरह दाखिल हुए। मतलब सब कुछ छोड़कर अब मुख्य काम रह गया राजनीति। इसके पहले रायपुर के रविशंकर विश्वविद्यालय में पढ़े, पेजर के दौर में रिलायंस में जॉब की और स्कूल और कोचिंग सेंटर में भी पढ़ाया करते थे। उनकी बातचीत की शैली में एक क्लैरिटी है, जिससे पता चलता है कि कभी वे छात्रों के डाउट क्लियर करते रहे होंगे। खैर, उनकी वेबसाइट में अटल जी की पंक्तियों से परिचय के बाद छोटे अक्षरों में उनके मिले मंत्रालय का अंकन है। वे गृह जेल के साथ पंचायत और ग्रामीण विकास, तकनीकी शिक्षा और रोजगार विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग भी संभाल रहे हैं। इसके बाद उनकी हाथ जोड़ी हुई तस्वीर के साथ फिर 2 पंक्तियां आती है, हो सभी के हेतु सुख कर, हो अगर मेरा उदय भी। यह प्रसिद्ध पंक्ति कवि श्री जयशंकर प्रसाद जी की महान रचना कामायनी की पंक्ति है, जो पूरी यूं है कि हो सभी के हेतु सुख कर, हो अगर मेरा उदय भी, मिट जाऊं मगर मिटाने की अभिलाषा ना हो। वेबसाइट में इसके बाद उनके विभागों के विवरण आते हैं अंग्रेजी में, और फिर उनकी तस्वीर के साथ 2 पंक्तियां आती है, इतनी वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, इश्क लिखना भी चाहूं तो इनकलाब लिखा जाता है। ये महान शहीद भगत सिंह जी का लिखा हुआ है। इस प्रकार उन्होंने बता दिया कि मैं कौन हूं और मेरी सोच क्या है। कवर्धा के लोग उनके बारे में अच्छे से जानते हैं। उनके करीबी बताते हैं, विजय भैया छत्तीसगढ़िया सोच के व्यक्ति हैं, संघी और सिद्धांतवादी हैं, ठेके और सिफारिश की बात पर तुरंत मना कर देते हैं। इससे उनके लोग नाराज भी हो जाते हैं, लेकिन भैया के व्यवहार को सभी जानते हैं। वे अच्छे वक्ता हैं, धर्म राजनीति के बारे में अच्छा जानते हैं, मगर जनहित के मामलों में पूरा साथ देते हैं और तुरंत सहयोग देते हैं। पता चला है कि विजय शर्मा ने जब कांग्रेस के कद्दावर मोहम्मद अकबर के खिलाफ चुनाव लड़ा तो उन्हें चुनाव के लिए जनता ने अपनी ओर से चंदा दिया। भाजपा की राजनीति को उस समय कवर्धा में बुस्ट मिला था, इसमें कोई शक नहीं। कांग्रेस के कथित तुष्टीकरण को ध्रुवीकरण में बदलने की स्ट्रेटजी की अगुवाई भी विजय शर्मा के चेहरे पर हुई थी। विजय शर्मा जेल न जाते तो भले ही विधायक हो जाते, डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री न बन पाते। उनके जेल जाने को भाजपा संगठन के शीर्ष नेताओं ने बड़े समर्पण के रूप में देखा, वरना आरोपियों में तो डॉक्टर रमन सिंह के पुत्र अभिषेक सिंह का भी नाम था। हिंदुत्व से नो एडजस्टमेंट की लोकल इमेज के बूते वे अपने क्षेत्र में अच्छी खासी पहचान रखते हैं। वे राजनीति के हिसाब से भी युवा हैं। अपने मित्र और मंत्रिमंडल में सहयोगी ओपी चौधरी की तरह उनका भी भविष्य उज्जवल लगता है। दोनों को दिल्ली से सपोर्ट है। इस सब में सबसे बड़ा कयास कि दोनों भविष्य में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ओपी चौधरी का तो इस बार नाम भी चला था, लेकिन विजय शर्मा भी यदि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म कर जाते हैं तो मुख्यमंत्री के लिए उनकी दावेदारी बनती है। जाति से ब्राह्मण होने के कारण इस समीकरण में वे कमजोर पड़ सकते हैं, लेकिन हमने देखा है भाजपा ने सबको चौंकाते हुए भजन लाल शर्मा को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया है। वैसे कवर्धा क्षेत्र में विजय शर्मा को उनकी जातिगत पहचान से नहीं आंका जाता है। वे सबके लिए हिंदुत्ववादी और हिंदू हृदय सम्राट विजय भैया हैं। अब यदि आपको लग रहा होगा कि मैं विजय शर्मा को प्रमोट करने के लिए ये बातें बता रहा हूं, तो रुकिए, मैं ये बताने जा रहा हूं कि उनके खिलाफ नैरेटिव बनाने वाले वो हो सकते हैं जो कांग्रेस से नहीं है। कांग्रेस ने भले ही अपनी सरकार के रहते उन्हें जेल में डाला हो, लेकिन अब वो उनमें इंटरेस्ट नहीं लगते। कांग्रेस का इंटरेस्ट अभी किधर है पता नहीं। कांग्रेस को मीडिया से भी तवज्जो नहीं मिल रही। दूसरी तरफ विजय शर्मा को मीडिया के मार्फत निशाना बनाया जा रहा है। मीडिया के लोग उनके बारे में सकारात्मक बातें नहीं करते। ऐसा क्यों? मीडिया का एक बड़ा वर्ग यदि विपक्ष के नहीं बताने पर भी पक्ष के नेताओं के बारे में बिल्कुल निगेटिव परसेप्शन बना रहे हैं, तो साफ है कि मीडिया से ये बुलवाया जा रहा है। मीडिया को विजय शर्मा की कथित अपरिपक्वता के बारे में फीड किया जा रहा है। शासन में बड़ा पद संभालने वाले के विरुद्ध बातें प्रशासन से निकलती है। गृह विभाग का मुखिया होने के नाते खुद विजय शर्मा को इंटेलिजेंस के माध्यम से पता करना चाहिए कि उन्हें अपरिपक्व बताने में प्रशासन की कितनी भूमिका है। प्रशासन को यह करने के लिए गाइड कौन कर रहा है? गाइड कर रहा है कहना संगत ना होगा,
मैं कहूंगा कि प्रशासन से कौन सीधे सीधे यह कह रहा है कि विजय शर्मा के बारे में ये बातें फैलाओ। विजय किसकी आंखों में खटक रहे हैं या उनकी वजह से किस नेता का भविष्य ब्लॉक हो रहा है। विजय शर्मा को दिल्ली से सपोर्ट है, लेकिन राज्य में उनकी छवि बिगड़ जाए तब दिल्ली वाले भी क्या कर लेंगे। सवाल ये भी है कि नैरेटिव के चलते यदि विजय शर्मा किनारे हो जाते हैं तो फायदा किसको या किन को है। विजय शर्मा अपने खिलाफ षड्यंत्र से लड़ने के लिए क्या कर सकते हैं। अगर अपनी ही पार्टी का कोई नेता उनके खिलाफ है तो वह इसे सार्वजनिक लड़ाई तो नहीं बना सकते। भाजपा का अनुशासन इसकी इजाजत नहीं देता। देखने में आता है कि विजय शर्मा का पब्लिक अपीयरेंस कम है। वे मीडिया में तो आते हैं, लेकिन जनता के बीच उनके जाने के बारे में कम ही पता चलता है। कवर्धा के बाहर छत्तीसगढ़ की जनता उनके बारे में अधिक नहीं जानती, क्योंकि उनसे सीधे सम्मुख मुलाकात हुई ही नहीं है। उनके बारे में यही राय कायम है कि अच्छा, ये तो वही आदमी है जिसे कवर्धा में झंडे के लिए हुए झगड़े के बाद जेल जाना पड़ा था। अनेक तो यह भी मानते हैं कि बस इस एक वजह से विजय शर्मा को डिप्टी सीएम बना दिया गया। उनके बारे में उनके कवर्धा के जानने वालों से मुझे पता चला कि वे राज्य भाजपा के उन चुनिंदा शीर्ष नेताओं में हैं जो छत्तीसगढ़ियावादी हैं। अचरज हुआ ना सुनकर? हाँ, यही बात है। कांग्रेस की सरकार जाने के पीछे जनता के बीच राय यह है कि भ्रष्टाचार बहुत हो गया था। इस पर निष्कर्ष है कि भ्रष्टाचार के आरोपों ने कांग्रेस के छत्तीसगढ़ियावाद को कमजोर कर दिया, जबकि अब जब विष्णुदेव सरकार को 2 साल लगभग होने जा रहे हैं, आम लोगों के बीच भी यह राय कायम हो रही है कि यह बिहारियों की सरकार है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अभी तक इस राय को बदलने में कोई जोर नहीं लगाया है। भाजपा के रणनीतिकार भी मान रहे हैं कि हमने छत्तीसगढ़ से जुड़ी बातों को क्षेत्रीयतावाद नहीं चलेगा कहकर मुद्दा न्यूट्रलाइज कर दिया है, लेकिन जमीन पर छत्तीसगढ़ियावाद सुलगा हुआ है। लोकल सेंटीमेंट्स को नकारने के बीच चर्चा निकल ही जाती है कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति पर बिहार का हमला हो रहा है। कांग्रेस इस मुद्दे पर सुप्त अवस्था में है, क्योंकि उसे भी दिल्ली से ही कहा गया होगा कि अपने यहाँ स्थानीयता की बात करोगे तो बिहार खतरे में पड़ जाएगा। हो सकता है कि बिहार चुनाव के बाद कांग्रेस छत्तीसगढ़ियावाद के ट्रैक पर लौट आए। विजय शर्मा किस तरह के छत्तीसगढ़ियावादी हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन उनके करीबियों की माने तो वे भाजपा के कथित रूप से छत्तीसगढ़ में बिहारी पार्टी होने के पनपते पब्लिक परसेप्शन को बदल सकते हैं। उनकी राजनीति की स्टाइल में वो अहम नहीं दिखता जो भाजपा के कुछ बड़े नेताओं का अंदाज है। अहम मतलब मैं यहाँ घमंड की बात कर रहा हूँ। वे यूपी बिहार के नीतिकारों के साथ नहीं दिखते। यह तो भाजपा भी जान गई होगी कि छत्तीसगढ़ के नेताओं के इर्द गिर्द दिखने वाले अन्य राज्य से आए सलाहकारों से छत्तीसगढ़ियावाद को अहमियत देने वालों को ही नहीं, भाजपा के कार्यकर्ताओं को भी कितनी शिकायतें हैं। विजय शर्मा आमतौर पर छत्तीसगढ़ी में बात करते हैं, भाषण छत्तीसगढ़ी में देते हैं, लोगों के बीच छत्तीसगढ़ी में बात करते हैं। विधानसभा में अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ अजय चंद्राकर के तीखे हमलों पर वे संयत बने हुए थे। उकसाने पर भी उनकी भाषा नहीं बिगड़ी। यदि वास्तव में विजय शर्मा छत्तीसगढ़िया भावना की परवाह करते हैं तो उन्हें यह दिखाना भी होगा। अभी तक उन्होंने यह खुलकर नहीं दिखाया है कि उन्हें छत्तीसगढ़िया मनखे की भावनाओं की परवाह भी है। अगर वे यह करने में कामयाब होते हैं तो वे बड़े फायदे में रहेंगे। अपने अपरिपक्व होने के टैग को हटाते हुए वे अपना ही एक किरदार खड़ा कर लेंगे। दूसरी ओर इससे भाजपा को भी फायदा होगा। भाजपा को उनके जैसे नेता की सख्त जरूरत है। भाजपा के जमीन पर काम करने वाले कार्यकर्ता अपना कोई नेता खोज रहे हैं। ये वो कार्यकर्ता हैं जिनका कोई गॉडफादर नहीं है। ये पार्टी के लिए काम करते हैं। इन कार्यकर्ताओं को अपने नेता की तलाश है। विजय शर्मा का भी राज्य में कोई गॉडफादर नहीं है। जो हैं कथित रूप से अमित शाह हैं, और वो दिल्ली से दूरबीन लगाकर तो सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। विजय शर्मा अगर वाकई में छत्तीसगढ़िया सेंटीमेंट्स के साथ हैं, उन्हें यह दिखाना होगा, मीडिया में आकर नहीं बल्कि जनता के बीच जाकर। आप कमेंट करके बताइए विजय शर्मा जी के बारे में और क्या क्या बातें हो रही है। क्या वो बातें आपको सही लगती है या आपके अपने भी खुद के कुछ विचार हैं, अनुभव हैं। हाँ, एक बात और, आप मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब सब्सक्रिप्शन बढ़ेंगे तो इस वीडियो की पहुंच बढ़ेगी और मैं भी मन लगाकर और भी मुद्दों पर आपके सामने विश्लेषण करूंगा, चर्चा करूंगा।
धन्यवाद। मैं आपका देवव्रत।